अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है FM वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट। जनाब, हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट के अंदर जो इसका जो बुनियादी मकसद है वो है इंडस्ट्री से और एकेडमिया से कुछ जो लर्नेड लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जिनका 15-20-30 साल का एक्सपीरियंस होता है, उनको इनवाइट करना है और उनसे डिस्कशन करके उनके इंसाइटफुल जो डिस्कशंस होते हैं उनसे आपके लिए रहनुमाई हासिल करनी है। इसी सिलसिले में मैंने सैयद मोहम्मद अनज़र आलम साहब, जो कि आज हमारे मेहमान हैं और जो कि सीनियर लेक्चरर भी हैं UIT यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको मैंने दावत दी है। उनको खुशामदीद करते हैं। अनज़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला। शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अनज़र साहब, क्योंकि आपका माशाल्लाह से जो तजुर्बा मैंने जब देखा, मैंने प्रोफाइल आपकी जब मैं देख रहा था तो अराउंड 46 ईयर्स का तो आपको सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस है। और स्पेशली जो आज प्रोग्राम के जो हमने जो एक फोकस किया है वो आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए मुझे करना पड़ा, क्योंकि आपका जो तजुर्बा है तकरीबन कोई 32-37 ईयर्स आपने अपनी लाइफ का सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आपने एज एन एजुकेटर, एज एन उस्ताद के तौर पे आपने वहाँ पे अपनी लाइफ सर्व की। और अब आप यहाँ पे एक बहुत ही रिप्यूटेबल इदारे के अंदर सीनियर लेक्चरर हैं इंग्लिश के, जिसका नाम है UIT यूनिवर्सिटी। तो मैंने अपने प्रोग्राम का जो हमारा जो आप डिस्कशन होगा वो इसी बेसिस के ऊपर होगा कि एजुकेशन का जो डिफरेंसेस हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो ओमान हो। तो हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमारे पास जो आज के स्पीकर हैं वो हम उनसे ज़रा ये इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। अनज़र साहब, मैं आपको पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि क्या डिफरेंसेस आपने क्या पाया है, ख़ास तौर पे चाहे वो करिकुलम डिज़ाइन में हो, चाहे वो मेथडोलॉजी में हो, चाहे वो आपकी टीचिंग में हो, क्या बुनियादी आपने फ़र्क देखा है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो ओमान? जी प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मैं और हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं और ये किस हद तक यूज़फुल है। इसके लिए सबसे पहले हर काम के लिए प्लानिंग ज़रूरी है कि आप कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, आपका गोल क्या है, मिशन क्या है। तो करिकुलम जो है ये इस सिलसिले में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। तो अब ये कि करिकुलम डिज़ाइन करते वक्त हमने देखा कि गल्फ़ कंट्रीज़ में तो उनकी ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 70 से पहले वहाँ तालीम बहुत कम थी और 1970 में जब काबुल साहब ने तालीम को बहुत ही फ़रोग़ देने के लिए स्टेप लिया, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने करिकुलम को बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया, जिसमें बेसिक एजुकेशन से ज़्यादा तवज्जो दी गई। बेसिक एजुकेशन में जब बुनियाद अच्छी होगी तो फिर प्राइमरी एजुकेशन, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर हायर एजुकेशन। तो करिकुलम डिज़ाइनिंग के वक्त में वो ख्याल रखा और यही चीज़ तकरीबन हमने भी पाकिस्तान में किया, लेकिन हमने एक एब्रप्टली प्लान कर लिया। और हमारे पास चूँकि बहुत सारे एजुकेटेड लोग जब पाकिस्तान बना तो बाहर से आए थे, तो हमारे जहन में ये था कि हम ऑलरेडी एजुकेटेड हैं, हमें प्रॉपर प्लानिंग की खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें ज़रूरत उस वक्त भी थी और अब भी है। ठीक है, सही। अच्छा, ज़रा अनज़र साहब ये बताइए कि दोनों ममालिक में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको कैसे एड्रेस कैसे किया जा रहा है? आपने, क्योंकि माशाल्लाह से दोनों मुल्कों में आपने काम किया है, तो आप बताइए क्वालिटी, जो एक्सेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन है उसको कैसे मेक श्योर कर रहा है? दोनों, आपने वहाँ पे भी काम किया और यहाँ पे भी काम किया, तो मुझे बताइए इसके हवाले से बात करें। क्वालिटी को श्योर करने के लिए आपको उसके लिए सुपरविजन और उसकी चेकअप, यानी उसका फॉलोअप ज़रूरी है। ठीक है। मैंने यहाँ पे काम किया पाकिस्तान में 70 से लेकर 79 तक। ठीक है, कैंटोनेसिस में था। तो उस वक्त ये होता था कि जब वो कभी बड़े फंक्शंस में हम बड़े लोगों को देखते थे कि वो आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं। ठीक है, जबकि मैंने ओमान में ये देखा कि हर 15-20 डेज़ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉलेजेस, डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस वो विज़िट करता था और वो क्लास में आकर 40-45 मिनट तक रुक जाता था, देखता था कि हमारा जो टीचर है लेक्चर क्या पढ़ा रहा है, सिलेबस के मुताबिक चल रहा है या वक्त ज़ाया हो रहा है, हमारे बच्चों को पूरा फ़ायदा पहुँच रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इस मामले में मैंने ये देखा कि उनकी सुपरविजन बहुत ही अच्छी थी और अच्छी अभी भी है। इस मामले में ये कि मैं सजेशन दूंगा कि हमें हमारा जो सुपरविजन का एरिया है उसे हमें और बेहतर करना होगा।
ताकि हम क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है। जो सिलेबस है उसके मुताबिक चल रहे हैं नहीं, टीचर्स टाइमली आ रहे हैं, पंक्चुअलिटी है या नहीं है, बच्चों पे भी इसका पॉजिटिव असर पड़ता है। ठीक है। इसका ख्याल रखना हमारे लिए ज़रूरी है। सुपरविजन इज मस्ट। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि स्टूडेंट्स को हम जॉब मार्केट के लिए जो तैयार करना होता है, हमारी एक जिम्मेदारी होती है। मैं अब बात कर रहा हूँ मैं यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, बिकॉज आप भी यहाँ पे अभी इस वक्त यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आप पढ़ा रहे हैं, तो क्या जिम्मेदारी होती है यूनिवर्सिटीज़ की, क्या वो जिम्मेदारी को पूरा कर रही हैं, और क्या आपने वहाँ पे जो है वो, अगर आपने स्कूल कॉलेजेस लेवल के अंदर भी आपने देखा है या आपने यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी आपने ओमान के अंदर आपने देखा होगा, वो लोग कैसे अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को कैसे तैयार करते हैं जॉब मार्केट के लिए, आप उसके लिए कोई बताइए, क्या कोई बेहतर सजेशंस हैं आपके पास जो कि पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, जो कि ओमान ने नहीं किए और वो उनको करने चाहिए थे, उसके ऊपर थोड़ा सा बात। शुरू में ओमान में ये था कि एक्सपर्टिएट्स आए थे और जॉब कर रहे थे। ओके। बैंकों में, हॉस्पिटल में और मुख्तलिफ टीचिंग इदारों में, सूडान से, इंडिया से, पाकिस्तान, श्रीलंका से लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, इवन टीचर्स लेकर आए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो ओमनाइजेशन किया। ओके। एजुकेशन को ओमनाइज कर लिया। ओमनाइज करने के बाद उन्होंने सख्ती से ये डील किया कि हमारे जो टीचर्स बाहर के हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता हम रिप्लेस करेंगे। इसके लिए उन्होंने एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर्स, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज खोल दिया और इस तरफ जो है टीचर्स का अपॉइंट करते रहे और उनको आफ्टरनून में ट्रेन करके उसके लिए सुटेबल करते रहे, और जो एक्सपर्टीज टीचर्स से आहिस्ता आहिस्ता उनको वहाँ से उन्होंने जॉब को रिन्यू नहीं किया ग्रेजुअली। तो रिप्लेसमेंट भी हो रहा है, क्वालिटी भी मेंटेन कर रहे हैं एकदम से। इसी तरह से बैंक में भी उन्होंने किया, बैंक ऑफिसर, मैनेजर्स, बैंक को नेशनलाइज कर दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग जो था उसको बैंकिंग कॉलेज बना के मैनेजर्स और ऑफिसर्स को उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी। तो इस तरह से क्वालिटी उनकी बढ़ती गई। स्पोर्ट्स में भी उन्होंने इस तरह से किया कि क्लब्स खोले, क्लब्स को फंड दिए। तो एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन पे डिपेंड नहीं करता बल्कि स्पोर्ट्स और अदर फैक्टर्स की वजह से। अच्छा, उन्होंने अपने लोगों को लाने के लिए ज़ाहिर ओमनाइजेशन के सिलसिले में हॉस्पिटल, स्कूल्स को उन्होंने अपने लोगों से फिल करना चाहिए। तो इस तरह से अच्छा जॉब मार्केट के लिए वो ये करते थे। मैंने देखा भाई बड़ी अच्छी चीज़ है जो यार मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। जी प्लीज़। हाँ, वो ये कि उन्होंने क्या किया कि इंडस्ट्रीज में जाकर पता किया कि भाई आपके इंडस्ट्री में आपको आईटी का 15 बंदा चाहिए, अकाउंट्स में 5 चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में 10 चाहिए। तो उन्होंने NVQ नेशनल वॉलंटियर प्रोग्राम के थ्रू से इंस्टीट्यूट अलग से भी कायम कर दिया। तो वहाँ पे ये 10 और 15 और 20, 25 लड़कों का जो ट्रेड है जिसमें एक्यूट शॉर्टेज है मार्केट में, तो दे स्टार्टेड ट्रेनिंग दोज पीपल इन द प्राइवेट सेक्टर in the evening, and the supervisor used to come and supervise the students whether they are up to the level of the or up to the requirement of the industry or not. Okay, I see. You need some people to work in IT, and this is textile industry, for example, or cement industry. So what is your requirement? That requirement is actually fulfilled by the training institutes in the evening. Okay, and after 6 months or one year of training, directly they will go and join. And the company cannot say that you are inexperienced, you are having no experience of working. So they will be appointing those guys because they have been trained as per the requirements of the industry. This is what we have to do here in Pakistan also. हमारे बड़े लोग हैं उनके लिए एक मशवरा है, तनकीद नहीं है, उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि हम इंडस्ट्रीज के रिक्वायरमेंट को देखें और उन चीज़ों को इंकलकेट करें अपने प्रैक्टिकल टीचिंग में इंस्टीट्यूशंस में। जैसे हम लैब में ले जाते हैं बच्चों को, लैब में लेबोरेटरी का काम तो करा दिया, उसमें वो चीज़ें प्रैक्टिकली ज़्यादा कराएं जिनकी एप्लीकेशन उनको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है सर, इस तरह से हम क्वालिटी को बेहतर करते हैं। बिल्कुल सही। इस बार में देखें उनकी बड़ी अच्छी प्लानिंग है और प्लानिंग के तहत वो काम करते हैं। और इस तरह से ये कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने लोगों को रिप्लेस भी किया, और जिनको रिप्लेस किया शुरू में उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने क्वालिटी को भी बेहतर किया और फर्दर ट्रेनिंग। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा देखिए, अभी हमारा अब जब हमारा डिस्कशन हो रहा था बिफोर दिस प्रोग्राम, आपने कुछ बात कर रहे थे, मैंने कुछ सवाल किया था उसके हवाले से कि बच्चों की जो अभी आपने देखा होगा जो इंटरमीडिएट के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि अब आप जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं वो इंटरमीडिएट के बाद बच्चे आ रहे हैं, उनकी जो परसेंटेज है वो कुछ एक एबनॉर्मल जो है वो नज़र आती है, लेकिन जब वो बच्चों से बात की जाए वो चीज़ वो नज़र नहीं आ रही। ख़ास तौर पे ये जो चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की हैं वो कोरोना वायरस के बाद से सारी चीज़ें सामने आई हैं।
تو اس کے حوالے سے اگر صاحب کیونکہ آپ ماشاء اللہ سے یو آر ہیونگ اے ویری انریچ ایکسپیرینس، تو کوئی آپ کی ریکمنڈیشن ہے یونیورسٹیز کے لیے کہ بھئی بچوں کو کس طریقے سے پریپیئر کریں گے وہ اپنے نیکسٹ 4 ایئرز کے اندر وہ ایکسل کریں، یہ نہ ہو کہ وہ کولیپس کر جائیں؟ جی پلیز. سر اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے کریکولم کو ڈیولپ کریں، چینج کریں، اپڈیٹ کریں. اس میں جو ماڈرن چیزیں ہیں جیسے اے آئی وغیرہ اس ٹائپ کے سبجیکٹس کو اگر انگلش گرامر بھی پڑھا رہے ہیں تو کوئی کمپیوٹر کے کوئی چیپٹر کو ٹاپک کو لے کے ڈیل کرے، اس میں اس کے تھرو سے آپ گرامر ایسے ڈیزائن کریں. کتابوں کی اپڈیٹنگ ہوئی ہے. آپ بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. وہ یہ کہ ایسا ہوا کہ ہماری بچی انٹرمیڈیٹ میں پڑھ رہی تھی، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی انگلش کی کتاب تھی پریزنٹر جو کہ ابھی ماشاء اللہ انٹرمیڈیٹ میں پڑھائی جاتی تھی. تو اتفاق ہے کہ جب وہ کالج سے واپس آتی ہے تو ہماری وائف نے دیکھا اس کتاب کو، کہتی ہے بیٹا یہ کتاب تو میں نے پڑھی تھی. تو جب آپ دیکھ لیجیے کہ جب ہماری وائف انٹرمیڈیٹ میں تھی تو اس کتاب کو پڑھتی ہیں، انہوں نے پھر وہ بی ایس سی کر کے ایم ایس سی کیا، بی ایڈ کیا اور ٹیچر بن گئی. اور شادی کے بعد جب یہ بچی پیدا ہوتی ہے تو ماشاءاللہ یہ جب انٹرمیڈیٹ میں آتی ہے تو وہ کتاب پڑھی ہے. تو ہمارے کتنا پیتھیٹک ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور ہم اپنے اندر چینجز نہیں لانا چاہتے. تو یہ ایک مشورہ ہوگا الحمدللہ اچھی نیت سے کہ ہمیں کتابوں کو اپڈیٹ کرنا چاہیے. اس سے میں کمپیئر کروں گا ماشاءاللہ سلطنت عمان کو. تو میں نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ وہ جو بکس کے رائٹر 3 ڈفرینٹ کنٹریز سے بلاتے ہیں، فار ایگزامپل کینیڈا، انگلینڈ، امریکہ یا اور کوئی ڈیولپ کنٹری سے بلاتے ہیں. ایک ٹیم بنا لیں، ٹھیک ہے، ٹیم بنا کے ان کو ہیلی کاپٹر دیتے ہیں، ڈفرینٹ ایریاز میں ایریل وزٹ کرتے ہیں، پکچرس دیتے ہیں. فار ایگزامپل فٹ بال میچ چل رہا ہے تو اب وہ اس میں کہتے ہیں، ایک پیراگراف ہے لکھا ہوا کہ اسٹوڈنٹس آر انٹرسٹ ان اسپورٹ، دے آر پلئنگ فٹ بال، دے آر انجوائنگ دیئر ٹائم. اس طرح سے پیراگراف کی سیٹنگ کے آخر میں بتاتے ہیں کہ ورڈ میں آئی این جی یوز کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پڑھا ہے. تو دیکھیے کتنا ماڈرن اپروچ ہے اور کتنا اچھا اپروچ ہے. بارہ سے کتاب لکھی گئی 3 ایکسپرٹ نے، اس کے بعد پائلٹ ایڈیشن کے طور پہ اس کو 12 یا 14 سلیکٹڈ کالج میں لگا دی گئی. وہاں کے جو ایکسپرٹ پروفیسر ہیں، سینئر لیکچرز وغیرہ، ان سے میٹنگ کی گئی اور پوچھا گیا کہ آپ نے کس پیج میں کیا فالٹ پایا، آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہے. انہیں جو ریکمنڈیشن دی اس سے کتاب کو امپروو کی گئی. اور کرنے کے بعد جب اس کا فائنل ایڈیشن آیا تو تمام 60-70 ہزار جتنے بھی کالجز ہیں سب میں وہ کتاب چلائی. لیکن اس کو ایکسپیریمنٹلی کسی ایک سیشن کے لیے پڑھایا گیا، اس کے بعد فائنل. تو انفارچونیٹلی ہمارے یہ ہے کہ ماشاءاللہ کتابیں جو ہے آپ نے دیکھیں، میں نے ایک آپ کو مثال دی، بڑی حیرت کی بات ہے. اور ماشاءاللہ یہ تنقید نہیں ہے لیکن یہ ہمیں اپنی کمزوریوں پہ نگاہ ڈالنا پڑے گا اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، بہت سارے پرابلمس ہمارے ہیں لیکن ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا انور صاحب یہ بتائیے کہ جو رول آف ٹیکنالوجی ہے دونوں ممالک کے حوالے سے آپ کا تجربہ رہا ہوگا، ای لرننگ کے حوالے سے یا ڈیجیٹل لٹریسی کے حوالے سے کیسا ہے؟ آپ نے کیا پایا اور آپ نے کہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا ملک جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک ہے اور کون سا ملک ہے جو کہ ابھی کافی پیچھے ہے ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بات؟ سر یہ اگر ان دونوں ملکوں کو کمپیئر کیا، ماشاءاللہ ہمارے پاس تعلیم ہے ہمارے یہاں اور ساتھ ساتھ ایکسپرٹیز بھی ہمارے پاس ہے. لیکن کچھ انفارچونیٹلی سمجھے کہ ہمارے پاس ڈرٹ آف فائنینشیل ریسورس، اس کی وجہ سے لیٹسٹ اکوپمنٹ، لیٹسٹ چیزیں، ایکسپیریمنٹ وغیرہ ہمارے بچے جاتے ہیں لیکن جتنا جانا چاہیے اس ریشو میں نہیں پہنچتے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں گلف کے پاس ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فائنینشیل اسٹرینتھ دی ہے. دو چیزیں ہیں، فائنینس بھی ہونا چاہیے، آنیسٹی بھی ہونی چاہیے. اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان کو دی. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ جو بھی پیسے بجٹ میں آتے ہیں پورا اپنے اسٹوڈنٹس کو لگاتے ہیں. اچھا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ نئی اکوپمنٹ، نئی چیزیں لیب میں ہوتی ہیں، وہ ایکسپیریمنٹ کر کے وہ ہم سے آگے نکل گئے. اچھا، ابھی ہم نے دیکھا تھا تو ہمارا 60% کے قریب ایجوکیشن میں ہم تھی، جبکہ وہ 85 to 86% ہے. انہوں نے 0 سے اسٹارٹ کیا. ماشاءاللہ جب ہمارے سلطان قابو صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے تعلیم کو عام کر دیا. پرائمری ایجوکیشن، جونیئر سیکنڈری اسکول، سیکنڈری اسکول نے بہت ہی توجہ دی اور ٹیکنیکل اسکول، اسپیشل ٹیکنیکل اسکول کھولے گئے، ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ کھولے گئے. اس طرح سے ٹریننگ پا کر کے لوگ آئے اور انہوں نے تعلیم کی معیار کو بڑھایا. تو اگر ہمارے یہ کہ ٹیکنیکلی ہم ابھی بھی پیچھے ہیں، ہمیں جتنا محنت کرنی چاہیے
हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम सिंसियरली एफर्ट करें, जो भी हमारे रिसोर्स है जी। उनका ऑप्टिमल इस्तेमाल करें। ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है मेरे सवाल का। अच्छा अंजर साहब, ये बताइए कि कल्चरल फैक्टर्स जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है दोनों ममालिक के अंदर, कैसे करता हुआ आपको नज़र आ रहा है? क्या कल्चरल डिफरेंसेस क्या हैं दोनों ममालिक के अंदर, अगर आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें? Sir, from the education point of view, I would say that the rural education and the urban education, there are two areas of education that we have to consider. Okay. In the rural areas, mostly people are uneducated, they're farmers, fishermen, this and that. So these people, just especially हमारे मुल्क में भी है कि पेशावर वगैरह या गांव में या सिंध के गांव में चले जाएंगे, हो सकता है अभी भी वो थोड़ा सा हेजिटेंट हैं, लड़कियों को तालीम के लिए नहीं भेजना चाहते हैं, पर्दा वगैरह ये वो या रिलीजियस पे आ जाती है। तो जब इन फैक्टर्स को मैं कंसिडर करता हूँ ओमान में, शुरू में थोड़ा बहुत वहाँ भी था, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा कि बड़ी तादाद में लड़कियाँ स्कूलों में जा रही हैं, अपने गाँव देहातों में भी, और ख़ास से गवर्नमेंट ने प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया था 70s में, वो चीज़ बढ़ती गई। अच्छा, कल्चरल इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन ये अगर फैमिली एजुकेटेड है तो वो इंकरेज करती है कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ पढ़ें। स्पेशली हमारे मुल्क में भी इंटीरियर में आप देखेंगे अभी तक बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे, मैं इस वक्त कोट नहीं करना चाहूँगा, कभी हादसा भी हो जाते हैं, गाँव में स्कूल पे जाके लोग फायर भी कर देते हैं। इसका मतलब मिजाजी तौर पे हम तालीम याफ्ता नहीं है दिमागी तौर पे, तो हमें मतलब को पूरा इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए मतलब हमारे तालीमी इदारे, NGOs, पेरेंट्स, पढ़े लिखे लोग, सोसाइटीज़ काम कर सकती है और करने की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में ये है कि गल्फ कंट्रीज़ में मैंने देखा कि माशाल्लाह वो कल्चरल इम्पैक्ट कम है, वो अरब्स होने के बावजूद पर्दे में भी रहकर वो डॉक्टर्स भी हैं, सारा काम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने ये देखा वहाँ पे बहुत शुरू में कि वैन्स को भी लेडीज़ को चलाते हुए देखा, ड्राइवर, जीपी में ड्राइवर पर्दे में पूरा कवर करके स्कूल के वैन को लेडीज़ को ऑपरेट कर रही हैं। हाँ, तो इसी तरह से तालीम में अब जहाँ आपको दुकानों में सेल्स गर्ल मिलेंगी, लड़कियाँ मिलेंगी, तो जो कि पहले मेल हुआ करते, पढ़ के वो आ रही हैं और छोटे मोटे काम में वो शर्म हया नहीं करते। इवन उनके और रिटायर्ड लोग, अगर कोई काम नहीं मिल रहा तो चौकीदार के तौर पे बैठे हैं गेट पे, लेकिन कर रहे हैं। तो मतलब ये कि उनका एक एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसकी मदद से उनको ये समझाया गया कि भाई आपको तालीम हासिल करना है, आगे बढ़ना है, अपने मुल्क के मईशत में हिस्सा लेना है, और वो ले रहे हैं। इस तरह का ज़रूरत करता है। बिल्कुल ठीक है। हमारा जो एक बड़ी तादाद में फीमेल फॉक है, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते और उनको ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, उनको इंकरेज करना चाहिए कि वो तालीम लें। अच्छा अंजर साहब, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अरसा आपने ओमान के अंदर गुजारा है एज एन एजुकेटर, कोई ऐसा वाक़या जो आप सुनाना चाहें हमारे नाज़रीन को, कोई छोटा सा इंटरेस्टिंग वाक़या हो जो कि आपने स्टूडेंट्स से रिलेटेड आपका कोई रहा हो, वो अगर आप बताना चाहें? ऐसे बेशुमार हैं, लेकिन ये कि इंटरेस्टिंग इससे ज़रा कोई मज़ा हो जिसके अंदर भी वो लड़के आमतौर पे मतलब इंटरमीडिएट लेवल में। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, शायद मैंने पहले नहीं सोचा किया। तालीम का जो सिस्टम है सॉरी, क्लास 1 से लेकर 6 तक उनकी प्राइमरी है, और 6 के बाद जो उनके मिडिल स्कूल कराता है जिसको प्रिपरेटरी कहते हैं, ठीक है, आज़ादी अरबी में कहते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकेंडरी है। उनकी जो सेकेंडरी जनरल सर्टिफिकेट है 12 साल में होती है, जबकि हम 10 साल में करते हैं। अच्छा, तो उसमें उसका बहुत फ़ायदा है, पॉजिटिव पॉइंट है। हाँ, कि बच्चे मैच्योर्ड हो जाते हैं, बच्चों के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और उनका जो है बेस बढ़ जाता है। अब उन्होंने साइकिल सिस्टम भी कर दिया। साइकिल 1 है जो कि 1 से 4 तक है, दूसरा साइकिल 2 है 5 से 10 तक पढ़ाते हैं। अच्छा, उसके बाद साइकिल 3 है, फिर फाइनल जो साइकिल है वो 11-12 सेकेंडरी, जिसको आप यहाँ पे हायर सेकेंडरी कहते हैं। हाँ, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इससे मुझे याद आ गया, वो ये है क्या कि सेकेंडरी स्कूल पढ़ने के बाद हमारे बच्चे डायरेक्ट आ जाते हैं कॉलेज में, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, उनकी बेसिक मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में वीकनेस होती है, और स्पेशली कोविड पीरियड में और 4 साल में ये रहा है। तो अब जो हम यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ UIT में, माशाल्लाह, जब इंग्लिश पढ़ाने खड़ा होता हूँ, हमारे पास बच्चे इंटरमीडिएट करके आते हैं, लेकिन उनका जब मैं मेयार देखता हूँ तो आई एम सॉरी टू से दैट इट लुक्स लाइक दैट दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ grade 7 or 8 or grade 4 sometimes. Even the basic thing they don't know. That means we have neglected them in some areas. Okay, even in mathematics, the maths teachers, they are complaining about the basic standard.
तो अच्छा, वहाँ के रेफरेंस से मैं एक बात मशवरा दूंगा। वहाँ पे ये करते हैं कि बच्चों ने क्लास 1 से लेकर 12 तक जिन स्कूल सर्टिफिकेट ली, ठीक है, सही है। जिसको आप SSC कहते हैं, वो GEC कहते हैं, करने के बाद एक है प्रोग्राम उनका होता है फाउंडेशन प्रोग्राम, 1 साल का। ठीक है। तो फाउंडेशन प्रोग्राम करना मस्ट है। उसमें क्या होता है कि लड़के जो वीक हैं इंग्लिश में और जो मैथमेटिक्स में, IT में, ये 3 कोर्सेज हम लोग कराते थे वहाँ पे। उस फाउंडेशन प्रोग्राम में मेरी भी पोस्टिंग है। तो वहाँ पे हमारा मेजर काम होता था कि मॉर्निंग में 8:30 से लेकर शाम के 5 बजे तक उनको लैंग्वेजेस, मैथ्स और IT कराएं। ठीक। उसमें ये कि मैथ्स में अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई स्टूडेंट है तो उसको एग्जाम्पशन मिल सकता है, लेकिन बहरहाल कोर्स अटेंड करना पड़ेगा और 1 साल के बाद फिर वो अपना मेन कोर्स अटेंड करेगा। अब ये चाह रहे हैं कि अब ये भी पाकिस्तान के तो अंदर मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा अपने हायर सीनियर से कि जो बच्चे एडमिशन लेते हैं आई एम सॉरी अगेन, तो उनका ये होता है कि वो वीक बहुत होते हैं, उस वीकनेस में वो पढ़ते रहते हैं, वो गैप जो वीकनेस का वो बढ़ता रहता है। अगर हम शुरू में इरेडिकेट कर दें इसको, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा अपने सीनियर्स को, जो प्लानर हैं, एजुकेशन प्लानर, तो ये कि जब एडमिशन बच्चे लेते हैं 4 साल का कोर्स होता है, उसमें 6 मंथ हम फाउंडेशन प्रोग्राम के तौर पे उनको बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश और IT का कोर्स कराएं। तो ये राय नहीं होगा, उसमें वो चीज़ें कराएं जो हम अभी सेमेस्टर 1 में कराते हैं। उनकी जो बेसिक चीज़ें देकर हम यहाँ 6 महीने में करा दें। इनका नाम ये रखें कि फाउंडेशन प्रोग्राम है, उसके बाद उनको दूसरे लेवल पे दे दें। तो ये होगा कि टीचर्स को जो दुश्वारी हो रही है पढ़ाते वक्त, उन तमाम चीज़ों को टीचर्स से प्लान करवाएं। मैथ्स में बेसिक चीज़ें आप क्या चाहते हैं जो फाउंडेशन में हम करा दें, जिसके बाद आपको पढ़ाना कंफर्टेबल हो जाए। इसी तरह इंग्लिश में इंग्लिश टीचर्स को बिठा कर उनसे प्लानिंग करवा लें कि भाई आपको बेसिक क्या क्या चीज़ें आप 6 महीने में कराना चाहते हैं, ताकि बच्चा जब आपके पास है तो उसका एक स्टैंडर्ड हो, वहाँ से वो टेक ऑफ करे। तो ये इसका जो अगर हमारे बड़े ये आपने जो है असल में मैं आपको ये कहने वाला था कि आप कोई रिकमेंडेशन दें, तो आपने बहुत ही खूबसूरत रिकमेंडेशन दे दी है कि हायर एजुकेशन को चाहिए कि वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो समझाए कि भाई बच्चे जो हैं वो जो 90-80% लेके आए हुए होते हैं वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं होते हैं। और हम सबको ये रियलिटी हमें समझना चाहिए, बेचारे वो किस तरीके का प्रेशर होता है उनके ऊपर कि भाई हमें करना है, निकलना है, करके आ तो जाते हैं जब, लेकिन मेन स्ट्रीम के अंदर जब वो लोग होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ पे वो क्लैप्स कर जाते हैं। तो उनके लिए मैं बिल्कुल सेकंड करूँगा अमजद आलम साहब को कि हमें पास एक जो है वो, लेकिन वो HEC को मेजर स्टेप लेना पड़ेगा कि वो बाउंड करे तमाम HEI को, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको बाउंड करें कि चाहे आपकी 90% ही क्यों ना हो बच्चे की, 99% ही क्यों ना हो, बट ही और शी हैज़ टू गो थ्रू अ सर्टन प्रोसेस, सर्टन एक आप समझ लें कि 0 क्रेडिट का कोर्स जो है वो 0 क्रेडिट का सेमेस्टर उसको करवाएं फॉर 6 मंथ, जिसके अंदर वो मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर की एजुकेट करें बच्चों को, ताकि वो मजबूत हो जाएं फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे बहुत सारे इंटीरियर में गरीब फैमिलीज भी हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनके पास कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है। वो बच्चा 80-85 लेके आपके पास तो आ रहा है, लेकिन IT में नहीं है, मैथ्स में नहीं है, तो ये 6 मंथ आप करा देंगे तो इसका ग्राउंडिंग, बेसिक फाउंडेशन जब बन जाएगा तो उसके लिए बहुत आसानी होगी। और इट इज़ नॉट ए वेस्ट कि आपके पूरे प्लानिंग का जो 6 मंथ है उस पर प्लान करें कि बेसिक चीज़ें पढ़ाएं। कोर्स डोंट स्टार्ट द कोर्स, एक्चुअल कोर्स। तो इस तरह से माशाल्लाह आपकी भी बहुत बड़ी करामत है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे सीनियर्स जो मैनेजिंग करते हैं इन चीज़ों को, तो वो इस पर तवज्जो देंगे और इंशाल्लाह पॉजिटिवली कोई काम होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।